क्या भारतीय रुपया नया डॉलर बन सकता है? अब ये सवाल पूछे तो बहुत से लोग हंसी उड़ा सकते हैं, बहुत से लोग इसे मजाक भी समझ सकते हैं। अगर किसी विपक्ष के नेता से पूछे तो वो कहेगा कि आप पगला गए हैं क्या, भारत की अर्थव्यवस्था तो डूब रही है, उसके उसके उभरने के कोई आसार नहीं है, मोदी ने सब कुछ डुबो दिया है। आप भारत की करेंसी को बचाने की बात कर रही है, डिवैल्यूएशन से बचाने की बात कीजिए, कहाँ भारतीय रुपये को डॉलर बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली दूर है, अभी अभी ऐसा नहीं है कि 6 महीने 1 साल 2 साल में कुछ होने जा रहा है बड़ा, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत यूँ हो चुकी है कि आरबीआई ने अलग अलग देशों को ये प्रस्ताव दिया है, बहुत से देशों को दिया है कि वो चाहें तो भारत के साथ उनका जो व्यापार है वो रुपए में यानी भारतीय करेंसी में कर सकते हैं। और इसके लिए उनको जो है एक वोस्त्रो अकाउंट, वोस्त्रो जो है लैटिन शब्द है जिसका मतलब है योर, वो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा भारत में, और भारत में वो खुलवाएंगे और भारत के बैंक में खुलेगा। वो पैसा जो भी उनको अब ये जो है जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी लेन देन होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, उसका पैसा जो है भारतीय करेंसी में वहाँ जमा होगा। उसके ज़रिए उस जो जमा होगा बैंक में, उसके ज़रिए वो पेमेंट कर सकते हैं, दूसरे काम कर सकते हैं। और किसी चीज़ को ख़रीदने का, अगर भारत से कुछ ख़रीद रहे हैं तो उसके बदले में उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, भारत को क्या फ़ायदा है, दूसरे देशों को क्या फ़ायदा है? पहली बात ये तो सभी देशों के लिए फॉरेन एक्सचेंज बचाने का भारत सहित ये सुनहरा अवसर है। दूसरा, जो करेंसी फ्लक्चुएशन होते हैं उससे बचने के लिए सभी देश हेजिंग करते हैं, उससे बचाव है कि करेंसी फ्लक्चुएशन में अक्सर जो है इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है, कभी इंपोर्टर का नुकसान होता है, कभी एक्सपोर्टर का नुकसान होता है। और ये अनिश्चितता बनी रहती है कि जब हम जब ऑर्डर दे रहे हैं तब क्या करेंसी का जो है एक्सचेंज रेट है, जब मिलेगा हमको तब क्या होगा, ये सब। और दूसरा, फॉरेन रिजर्व बहुत से देशों के लिए, कुछ विकसित देशों को छोड़ दें तो बहुत से देशों के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, अगर आपको पूछना हो तो श्रीलंका से पूछिए, पाकिस्तान से पूछिए, अफ़गानिस्तान से पूछिए, जो संकट से गुज़र रहे हैं उनसे पूछिए, क्योंकि दुनिया भर से आप जो कुछ खरीदते हैं, जो भी इंपोर्ट करते हैं, वो अभी आपको डॉलर में करना पड़ता है। डॉलर ही इंटरनेशनल करेंसी है। इसीलिए अमेरिका का जो ये रुतबा है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है डॉलर का इंटरनेशनल करेंसी होना। तो किसी भी देश को अगर अपनी करेंसी को इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको इंटरनेशनलाइज करे। तो आरबीआई ने दिसंबर 2022 से इसका प्रयास शुरू कर दिया। अब देखिए हो क्या रहा था, ये रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध जो लगाया, उनके पास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के जितने टूल्स हैं उनके पास हैं, तो उन्होंने ट्रांजैक्शन रोक दिया। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो उसका तरीका जो है खोज रहे, रूस भी खोज रहा था, भारत भी खोज रहा था। भारत को तेल खरीदना था, भारत को गैस खरीदना था, भारत को फर्टिलाइज़र खरीदना था, लेकिन प्रतिबंध लगा हुआ था, तो पेमेंट कैसे हो? तो उसका रास्ता निकाला गया कि रुपए और रूबल में जो है ट्रेड हो। तो इसका रास्ता खोज लिया भारत ने। तो अब जो है 8 देश, दुनिया के 8 देश इसके लिए तैयार हो चुके हैं, जिनमें रूस है, श्रीलंका है, जर्मनी है, इज़राइल है, मलेशिया है, म्यांमार है, मॉरिशस है और उसके अलावा सिंगापुर है। इतने देश जो है भारत से रुपए में यानी भारतीय करेंसी में व्यापार करने के लिए तैयार हो गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय करेंसी का विश्व में किस तरह से महत्व और प्रभाव बढ़ने वाला है। भारत ने जो तरीका निकाला है वो बहुत से देशों को रास आ रहा है, क्योंकि तीसरी दुनिया के तमाम देश हैं जिनके लिए डॉलर जुटाना बड़ा मुश्किल है। डॉलर आपको कहाँ से मिलेगा? या तो विदेशी आर्थिक मदद मिले या फिर आप एक्सपोर्ट करते हो। अगर आप बड़े एक्सपोर्टर नहीं हैं तो आपके लिए डॉलर जुटाना मुश्किल है, डॉलर नहीं है तो आपके लिए इंपोर्ट करना मुश्किल है। तो इन सब समस्याओं से एक साथ निजात दिलाता है ये रुपए में
जो जो ट्रेड होने जा रहा है ख़ास तौर से उन देशों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिन देशों का भारत के साथ भारी जो है ट्रेड है, व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उनके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब अभी जो दुनिया में करेंसीज़ हैं उनमें डॉलर है, डॉलर के अलावा यूरो है जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, उसके अलावा जापान की येन है। ये 3 बड़ी करेंसीज़ हैं जिनमें ट्रेड होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा, और इंग्लैंड का जो है पाउंड स्टर्लिंग भी है। तो ये एक समय जो है डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग ये सबसे मजबूत हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा चलन में थे। उसके बाद जब यूरोपियन यूनियन बनी तो यूरो हुआ, और जापान काफ़ी समय से है ही। तो ये जो होने जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला काम है। जो लोग कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था डूब रही है, भारतीय आर्थिक विकास दर जो है अब इससे ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं, कम होने वाली, तमाम तरह की आशंकाएं जताते हैं। कोई बोलता है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब एक तरह से हिंदुओं को अपमानित करने के लिए इस शब्द का इजाद हुआ था, इस टर्म का, कि रघुराम राजन ने इस्तेमाल किया है अभी, मतलब उससे पहले तो प्रोफेसर राजकृष्णा ने इस्तेमाल किया था, और अब जो है रघुनाथ अब जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है, रघुराम राजन ने। और उनका ये कहना है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है जो लगभग आज़ादी के बाद लगभग 40 साल तक थी, यानी 1947-50 से लेकर 90-91 में जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला तब तक थी। तो 3-3.5% की एवरेज ग्रोथ थी। वहाँ जा नहीं रहा भारत, वहाँ देखना चाहते हैं ये लोग भारत को। तो ये जो करेंसी के मामले में ये जो नई पहल हुई है, ये आने वाले दिनों में भारत की प्रतिष्ठा, भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।